दर्द का रिश्ता होता है। हाँ, हमने गुनाह जरूर किया, लेकिन ये एक ऐसा शैतान है जिसके सर पर लालच सवार। हाँ सुबह, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। वो बांकीलाल, वो जो मुझे यहाँ छोड़ कर गया था, मेरे जेठ का बेटा है, वही जो अपने हिसाब से। हवा में महल बनाते रहो तुम लोग, कोई भी उस बुढ़िया तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम लोग चाह कर भी उसे नहीं ढूंढ पाओगे अपने हिसाब से। भाई साहब, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस माता जी के बारे में सोच रहा था। जब भी उनकी याद आती है ना, तो दिल दुखने लगता है दामाद। कलेजा मुंह को आने लगता है। बस सोचता हूं कि माता जी कहाँ होंगी, कैसी होंगी, किस हाल में होंगी, बस यही सोचता रहता हूं। जी भाई साहब, दुखी तो हम सब हैं। बस हम सब एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ जी का पता लग जाए और एक साथ इतने सारे लोगों की प्रार्थना भगवान जरूर सुनेगा। अब देखिएगा, हम सबकी प्रार्थना भगवान स्वीकार करेगा ही। यहाँ तो खुशी का संदेश देने वाली एक भावना का नाम है, और सच तो यही है कि वैभव, माँ जी, सारे लोगों की आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा है। वैभव जी उसे प्यार करते हैं, क्या इनके प्यार को ठोकर माना ठीक होगा? लेकिन उस दिन को भी तो मैं भूल नहीं सकती, जिस दिन उन्हें ये पता लगेगा कि मुकुंद प्रसाद मेरे फूफा जी हैं। लेकिन हो सकता है तब तक सच्चाई सबके सामने आ चुकी हो। इतना प्यार तो शायद कहीं नहीं मिल सकता मुझे, जितना प्यार मैंने इन सबकी आंखों में देखा है। नमस्ते बुआ। हाँ सुबह बेटा, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ बुआ, एकदम अच्छी हूँ मैं। मुझे तो बस दिन रात आप लोगों की फिक्र लगी रहती है। मुझे भी तुम्हारी चिंता बहुत लगी रहती है बेटा। हम तो अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन तुम तो उन लोगों के बीच में हो जो हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, और तुम अपनी फूफा जी की मदद करने के लिए वहां रहना चाहती हो। मुझे बहुत चिंता लगी रहती है बेटा। बुआ आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बहुत आराम से हूँ यहाँ। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। जब से वो लोग यहाँ आके गए हैं, तब से तो मेरा डर और बढ़ गया है बेटा। नहीं बुआ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। रही बात फूफा जी की, तो फूफा जी के बारे में अलग अलग किस्म की राय है, लेकिन मेरे दिल में सबके लिए हमदर्दी है, प्यार है, और मैंने सोच लिया है बुआ, मैं इसी घर में रहूंगी और जल्द ही सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, और फिर मैं आपको और फूफा जी को इस घर में बुलाऊंगी, और उस समय सबकी नजरों में फूफा जी के लिए आदर होगा, सम्मान होगा। लेकिन आज तो उनकी नजरों में नफरत का गुब्बार है, नफरत ही नफरत है।
सुरभि, एक बात तो मैंने भी महसूस की है, वो लोग इतने भी बुरे नहीं है जितना कि हम उन्हें समझते हैं। उन लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि सारी जमीन आप रख लो, पर हमें हमारी माँ दे दो। वो लोग इतने लालची भी नहीं है बेटा जितना हम लोग उन्हें समझते थे। पता नहीं उन्होंने माँ जी को हरिद्वार में छोड़ने का फैसला क्यों लिया, किन हालात में लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ बुआ, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती। इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा परिवार है, फिर भी इन्होंने अपनी माँ को मरने के लिए हरिद्वार में छोड़ दिया। नहीं बुआ, ये बात मेरी हजम नहीं होती। मुझे लगता है कि इसके पीछे भी कोई साजिश है। उस घर में रहकर तुम अपना पूरा ख्याल रखना, और कहीं पर भी गड़बड़ लगे तो तुम तुरंत ही किसी और जगह रहने चले जाना, समझी? हमारे लिए खुद को मुसीबत में डालने की जरूरत नहीं है सुरभि। वहाँ आप मेरी चिंता मत कीजिए। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है बेटा, नमस्ते। खुश रहो। पापा, अगर दादी माँ मुकुंद प्रसाद की कैद में है तो उन्हें बचाने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। आखिर चाहता क्या है वो? उसे अगर वो जमीन चाहिए तो दे दीजिए ना पापा उसे। बेटा, हमने सब कुछ करके देख लिया, बल्कि उससे यहाँ तक कहा कि हम खुद अपनी तरफ से लिख कर देने के लिए तैयार कि वो जमीन हमें नहीं चाहिए। वो डर रहा होगा पापा कि अगर दादी माँ को उसने आपके हवाले कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग उस पर दावा करें, और दादी माँ भी हमारे पास आने के बाद कह सकती है कि उसने वो जमीन धोखे से लिखवाई है। ये सुरभि भी ना बहुत जिद्दी है। कॉलेज जाने का टाइम हो गया है लेकिन किचन में घुस जाती है ना, बस निकलने का नाम ही नहीं लेती। अरे वो तो सरस्वती ने उसको जिद कर कर भेजा कॉलेज। देखो शालिनी, एक बात का ख्याल रखो कि अगर वो लड़की यहाँ पर पढ़ने आई है ना तो उसे पढ़ने दो, उस पर इतनी जिम्मेदारी मत डालो। मैं देख रहा हूँ कि जब से वो आई है तुम लोग उस पर बहुत जिम्मेदारी डाल रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब वो काम करती है ना तो हम लोगों को किसी को काम ही नहीं करने देती। आपको पता है वो शिखा मिलने आई थी। शिखा कौन? अरे वही कालरा की बेटी। पर वो जिस तरह से बात कर रही थी ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे सुरभि इस घर की नौकरानी हो। पता नहीं क्या सोचकर आई थी वो, क्या उसके दिमाग में कुछ ना कुछ बात तो है। शिखा, हाँ शिखा बोलो। क्या तुम अपने पापा के साथ? हाँ हाँ, आता हूं मैं। पापा, कालरा अंकल आपसे मिलने आए। मुझसे मिलने? मुझसे क्यों मिलने आए? पता नहीं पापा, शिखा ने बताया नहीं, लेकिन वो लोग आ रहे हैं। बिजनेस में ऐसी दुश्वारियां तो बनती ही रहती हैं। कभी रिश्ते बनते हैं, कभी बिगड़ते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते कभी बिगड़े नहीं। हमारे बीच एक घरेलू रिश्ता भी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ आए हैं। जी, हमारे बिजनेस के रिश्ते जरूर बिगड़े, लेकिन
घरेलू रिश्ते तो नहीं बिगड़े। इस बात का सबूत है कि शिखा और वैभव एक अच्छे दोस्त हैं। जी हाँ। अरे कालरा साहब के लिए नाश्ता का बंदोबस्त करो, पहली बार हमारे घर पर आए हैं। जी मैं नाश्ता लेने जा ही रही थी भाई साहब, वो सुरभि जिद करके चली गई, बस वो आती ही होगी अभी। आ गई। रख दो, ले जाएंगे। सुरभि, तुम कहाँ चली हो बेटा? रुको। आप तो कह रहे थे कि ये पीलीभीत से आई है यहाँ दिल्ली पढ़ने के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये तो सबके साथ काफी घुल मिल गई। बिल्कुल ठीक समझा आपने कालरा साहब। कुछ ही दिनों में सुरभि हमारे परिवार की सदस्य जैसी हो गई। भाई सिर्फ अपनापन होने की वजह से कोई बाहर का आदमी घरेलू सदस्य तो नहीं बन जाता। मना कि हम लोग इज्जतदार आदमी, किसी भी अनजान लड़की को घर में रखना कभी कभी गलत हो जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं कालरा साहब? जी हाँ, हम आपकी बातों का मतलब नहीं समझे। अब इसमें मतलब समझाने की क्या बात है मन्ना जी? अगर कोई आपसे पूछे कि इस लड़की का इस घर से क्या संबंध है, तो आप क्या जवाब देंगे? सबसे पहली बात तो यह है कालरा साहब कि आपको हमारे घर के मामले में बोलने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन जब इज्जत पे उंगलियां उठने लगती हैं तो हर किसी को बोलने का अधिकार मिल जाता है। रिश्ते तो हैसियत और बराबरी वालों के साथ की जाती है मनोज जी। आप किसी को भी सड़क से उठा करके कैसे रिश्तेदार बना सकते हैं? कालरा साहब, रिश्ते जोड़ने के लिए हैसियत और रुतबे का होना जरूरी नहीं है, दिल का मिलना जरूरी है। और सुरभि आज हम सब के दिलों में। और अगर आपको लगता है कि ये सवाल बहुत बड़ा है कि ये लड़की किस रिश्ते से इस घर में है, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मुझे आपको ये बताना बहुत जरूरी लगता है कि ये सो कॉल्ड लड़की, ये लड़की नहीं है, हमारी बेटी है। और बहुत जल्द इस घर की बहू होने वाली है। भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं केदार, जो आने वाले कल का सच है। सुरभि वैभव की जीवन संगिनी बनेगी।
और सुरभि की शादी वैभव से ही होगी। तुम्हारी पसंद कोई और तो नहीं? तुम किसी और से तो प्यार नहीं करती? दर्द का रिश्ता होता है। और सुरभि की शादी वैभव से ही होगी। और कालरा साहब, कल जब आप इस घर में तशरीफ लाएंगे तो आपको ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं होगा, क्योंकि कल सुरभि हमारे घर की बहू बन चुकी होगी। कभी कभी रंग लगाने के चक्कर में उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि उन्होंने रंग के बजाय अपने चेहरे पे कालिख तो नहीं पोत ली। चलो शिखा बेटी। भाई साहब, ये क्या कह दिया आपने? ये मेरा फैसला केदार, मैं नहीं चाहता कल कोई उंगली उठाए। कल सुरभि और वैभव की शादी होगी। भाई साहब, वो सब तो ठीक है, पर एक बार वैभव और सुरभि से तो पूछ लिया जाए। इसमें वैभव और सुरभि से पूछने की क्या जरूरत है? मैं बताती हूँ आप लोग कि सुरभि और वैभव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर प्यार की मंजिल शादी होगी ना। और फिर वैभव और सुरभि को शादी से क्या प्रॉब्लम होगा? क्यों सुरभि, मैं सच कह रही हूँ ना? अरे सुनो तो बताओ वैभव, अब तुम क्या कहते हो? जब चाचा, मैं क्या बोलूं, जैसा आपको सही लगे। मैंने कह दिया ना कि इन दोनों की शादी कल ही होगी। लेकिन मैं जानता हूँ श्रावणी कि यह हालात नहीं है कि खुशियां मनाई जा सके, लेकिन शादी तो की जा सकती है ना। कल इस घर में पूरे रीति रिवाज के साथ सुरभि और वैभव की शादी होगी और जो भी तैयारियां होनी होंगी वो कर ली जाएंगी। हाँ, जहाँ तक खुशी मनाने का सवाल है तो रिसेप्शन तब दिया जाएगा जब इस घर के हालात ठीक हो जाए। ठीक है? ठीक है भाई साहब, आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। क्या हो गया? इतनी जल्दी शादी का फैसला? इस तरह फैसला लेने का कारण तो एक ही है कि इन लोगों को पता है कि फिर दादाजी अब रहे नहीं और किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एकदम से इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हूँ? और ये फैसला तो अब एक सम्मान की बात बन चुकी है।
इस फैसले को अब कैसे रोका जा सकता है? कैसे, क्या करूं मैं? बैठो बैठो सुरभि। क्या बात है, क्या सोच रही हो? मैं क्या सोचूं ये समझ में नहीं आता। इतनी जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सुरभि, तकदीर के रंग कुछ ऐसे ही होते हैं और तुम्हारी तकदीर हमारे परिवार से, हमारे खानदान से जुड़ी है। वरना ऐसा नहीं होता कि पूर्णिमा तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आती और तुम इस तरह हम सबको भा जाती। मैं तुमसे यही पूछना चाहती हूँ सुरभि, अगर मेरे सामने पूर्णिमा या खुशबू की शादी की बात होती तो उनसे भी मैं उनकी मर्जी जरूर पूछती। इसलिए तुमसे भी यही पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी पसंद कोई और तो नहीं? तुम किसी और से तो प्यार नहीं करती? अब मैंने महसूस किया है कि वैभव भी तुम्हें पसंद करता है। अब तुम्हारे रिश्तेदारों में तो कोई है नहीं जिससे जाकर हम लोग बात करते। दर्द का रिश्ता होता है कि तुम्हारी पसंद कोई और तो नहीं? तुम किसी और से तो प्यार नहीं करती? हाँ सुरभि, अगर कोई ऐसी बात है तो बता दो हमें। जी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तो तुम्हें इस शादी से इनकार नहीं होना चाहिए। देखो सुरभि, इस घर में तुम्हें सभी अपना मानते हैं, अपना समझते हैं। खुशबू के पापा, बड़े भाई साहब भी तुम्हें अपना समझते हैं, क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने पीलीभीत में उन्हें पढ़ाया था। तुम्हें वो लोग इतने करीब से जानते हैं, बल्कि अब तो महसूस भी करने लगे हैं। इसलिए इतने अधिकार के साथ भाई साहब ने इस शादी का फैसला किया। अब मैंने महसूस किया है कि वैभव भी तुम्हें पसंद करता है। अब तुम्हारे रिश्तेदारों में तो कोई है नहीं जिससे जाकर हम लोग बात करते। जब ऐसा कोई है ही नहीं तो फैसला तो हमें ही लेना पड़ेगा ना। दीदी, ऐसे क्यों कह रही हैं आप? कल तक कोई रहा हो या ना रहा हो, लेकिन अब सुरभि के लिए हम सब है ना। वो लड़की ना लगता है इस घर में हमेशा के लिए डेरा डालने वाली है। ये क्या कह रही हो तुम? अरे वही कह रही हूँ जो देख कर आ रही हूँ। क्या देख कर आ रही हो? भाई साहब ने वैभव के साथ उसकी शादी करने का फैसला कर लिया। अगर माँ जी का पता चल जाता और माँ जी अगर इस शादी में होती तो शादी की खुशी कई गुना बढ़ जाती, है ना? बात तो सही है भाई साहब, बिल्कुल सही है,